तुमने मेरी जुबान काट डाली, मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए, मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पाँव काट दिए, मैंने सर्वत लेनी चाही और तुमने मेरी कमर तोड़ दी। तारीख थी 23 अक्टूबर 1947। दिन था बकरीद का। जगह थी दिल्ली की जामा मस्जिद, जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के मुसलमानों से मुखातिब थे। वो मौलाना आज़ाद जिनके बारे में गांधी जी ने भी लिखा, मुझे खुशी है मौलाना के साथ काम करने का मौका मिला है। जैसी उनकी इस्लाम में श्रद्धा है, वैसा ही अटूट उनका देश प्रेम है। वो कांग्रेस के सबसे महान नेताओं में से एक हैं। ये बात किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए। मगर आज मौलाना आज़ाद को भुलाने की कोशिशें हो रही हैं। वो आज़ाद जो जामा मस्जिद पर खड़े होकर मुसलमानों से कह रहे थे, जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वज़ू किया था और आज तुम हो कि यहाँ तुम्हें रहते हुए खौफ महसूस होता है। हालांकि दिल्ली तुम्हारे खून की सींची हुई है। ऐद करो, ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे। मौलाना आज़ाद की जब इस स्पीच को सुनते हैं तो एहसास होता है कितना गहरा समंदर था उनके दिल में। तभी तो बंटवारे के रिश्ते घावों के बेपनाह दर्द को समेटे हुए वो मुसलमानों से शिकायत कर रहे थे और भीड़ उनको सुनने के लिए बेताब थे। मगर बीता वक्त कब लौट कर आता है? अब बहुत देर हो चुकी थी। मजहबी उन्माद को आधार बनाकर देश का बंटवारा हो चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना जीत गए थे और आज़ाद हार गए थे। आज मौलाना आज़ाद को सिर्फ इसलिए याद रखा जा रहा है कि उन्होंने जिन्ना की साजिशों को नाकाम करने की कोशिश की। ये बहस खड़ी करके आज़ाद की बाकी ज़िंदगी को धूमिल करने की भी एक साजिश नज़र आती है, ताकि मौलाना आज़ाद की बाकी ज़िंदगी पर पर्दा पड़ा रहे और आज़ादी की जंग में मुसलमानों के योगदान को शून्य दिखाने में मदद मिले। यही वजह है कि आज NCERT किताबों से मौलाना आज़ाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम हटाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन सच को कुछ वक्त के लिए दबाया जा सकता है, झुठलाया नहीं। मौलाना आज़ाद अपनी शुरुआती ज़िंदगी से ही एक हिंदुस्तान का ख्वाब सजाए हुए थे और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों से बगावत कर बैठे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अफ़गान उलेमाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो बाबर के दौर में हेरात से भारत आए थे। उनकी माँ अरबी मूल की थी और उनके पिता सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन एक फ़ारसी थे। मोहम्मद खैरुद्दीन भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए। वहाँ उनकी शादी शेख आलिया बिनते मोहम्मद से हुई। अबुल कलाम 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में ही पैदा हुए। इसके बाद मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में भारत लौट आए। जब आज़ाद 11 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया। आज़ाद बचपन से ही ज़हीन थे। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, अरबी और अंग्रेज़ी भाषाएं सीखीं, मजहबी इल्म हासिल किया, साथ ही इतिहास और गणित भी उलेमाओं से पढ़ा। 13 साल के थे जब उनकी शादी जुलेखा बेगम से हो गई। उस वक्त तक मौलाना आज़ाद एक शायर और पत्रकार ही थे। किस्मत उन्हें सियासत में ले आई। उन्होंने लिखा, क्यों असीरे गे सुए खमदारे कातिल हो गया, हाय क्या बैठे बिठाए तुझको ए दिल हो गया। कोई नाला कोई गिरया कोई बिस्मिल हो गया, उसके उठते ही दिगर गूं रंग महफिल हो गया। इंतज़ार उस गुल का इस दर्जा क्या गुलजार में, नूर आखिर दीदाए नरगिस का ज़ाइल हो गया। उसने तलवारें लगाईं ऐसे कुछ अंदाज से, दिल का हर अरमा फ़िदाए दस्ते क़ातिल हो गया। क़ैस मजनू का तसव्वुर बढ़ गया जब नजद में, हर बगुला दश्त का लैलाए महफिल हो गया। ये भी कैदी हो गया आखिर कमंदे जुल्फ़ का, ले असीरों में तेरे आज़ाद शामिल हो गया। ले असीरों में तेरे आज़ाद शामिल हो गया। आज जिस तरह पत्रकारिता बेमानी हो चली है, उसे मौलाना आज़ाद से सबक लेना चाहिए कि आखिर पत्रकारिता कैसे देश हित में हो सकती है। जब उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज़ी सरकार आम आदमी का शोषण कर रही है, तब उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। आज़ाद ने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। ये अलगाववादी सोच मौलाना आज़ाद के दिल को जख्मी कर रही थी। उन्होंने अपने प्रगतिशील विचारों को देश भर में फैलाने के लिए साल 1912 में अल हिलाल नाम से एक साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। जब वो लोगों की आवाज़ बना तो विदेशों तक चर्चा होने लगी। इससे अंग्रेज़ी हुकूमत के कान खड़े हो गए। उन्होंने अल हिलाल को बंद करा दिया। मौलाना आज़ाद को बंगाल से बाहर भेज दिया गया। 4 साल बिहार के रांची में कैद रहे। इसके बाद आज़ाद ने फिर से एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, नाम रखा अल बलग। 1916 में फिर से मौलाना आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया और ये पत्रिका भी बंद हो गई।
लोगों की आवाज़ बनने का जुनून उनको आज़ादी के संघर्ष में ले गया। वो अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ मुस्लिम युवकों को क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उत्साहित करने लगे। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने में भी जुट गए। बंगाल, बिहार और बम्बई में उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को देखकर कांग्रेस नेताओं का विश्वास उनमें जाग गया। साल 1923 में मौलाना आज़ाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। चौथे दशक में 5 साल तक फिर वो पार्टी के अध्यक्ष रहे। उन्हें इस उम्मीद में अध्यक्ष बनाया गया था कि वो सबको जोड़कर रखेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी, मगर दूसरी तरफ उनकी रुकावट बनकर खड़े हो रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। मौलाना आज़ाद के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत तो बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुसलमानों को कांग्रेस के साथ जोड़े रखना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। जिन्ना मजहबी कड़वाहट देश के अंदर घोलने लगे थे। आज़ाद कांग्रेस के बड़े मुस्लिम लीडर थे, लिहाजा जिन्ना नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई और मुसलमानों की नुमाइंदगी करे, कोई और मुसलमानों का रहबर बने। इसलिए उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां वो मौलाना आज़ाद का अपमान न करें। जब आज़ाद दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उस वक्त में जिन्ना की अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ चुकी थी। जिन्ना खुद को मुस्लिमों का नेता घोषित करने में कामयाब हो चले थे। जिन्ना जगह जगह यही कह रहे थे कि वो गोरे हुक्मरानों के बदले हिंदू हुक्मरानों को अपने सिर पर बैठा लेने की गलती ना करें, लेकिन आज़ाद बार बार चेता रहे थे कि मुसलमान ऐसा ना करें। 2 देशों की मांग हमें बिखेर कर रख देगी। जब जिन्ना को मनाने के लिए आज़ाद ने उनसे मिलने के लिए कहा तो जिन्ना ने बेहद ही अपमानजनक खत लिखा, जिसमें जिन्ना ने लिखा, मैं आपके साथ किसी भी तरह की कोई बात नहीं करना चाहता। आप तो मुसलमानों का विश्वास ही खो चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने आपको महज दिखावटी मुसलमान अध्यक्ष बना रखा है? दरअसल आप तो ना मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं और ना ही हिंदुओं का। अगर जरा भी आत्मसम्मान या शर्म बाकी है तो आप कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए। ये बात इतिहासकार सैयद इरफान हबीब ने अपनी किताब मौलाना आज़ाद लाइफ में भी लिखी है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मौलाना आज़ाद मुसलमानों का विश्वास खो चुके थे, बल्कि बड़ी तादाद में पसमानदा मुसलमान उनके पक्ष में थे। इसकी वजह ये भी थी क्योंकि मुस्लिम लीग जागीरदारों की पार्टी थी, उसमें जमींदारी की बू थी, लिहाजा उन्हें पसमानदा मुसलमानों की कोई फिक्र ही नहीं थी। सैयद इरफान हबीब लिखते हैं, मौलाना आज़ाद हकीम अजमल खान, डॉक्टर M.A. अंसारी, खान अब्दुल गफ्फार खान और हसरत मोहानी जैसे नेताओं की कैटेगरी में आते थे, जो अपने आप को मुस्लिम नेता कहलाना पसंद नहीं करते थे। जिन्ना जितना आज़ाद का अपमान कर रहे थे, कभी उन्होंने पलट कर उसका जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे। इस बारे में महादेव देसाई ने लिखा है, आज़ाद ने कहा कि 1000 साल पहले नियति ने हिंदुओं और मुसलमानों को साथ आने का मौका दिया। हम आपस में लड़े जरूर, लेकिन सगे भाइयों में भी लड़ाई होती है। हम दोनों के बीच मतभेदों पर जोर देने से कोई फल नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 इंसान एक जैसे ही तो होते हैं। शांति के हर समर्थक को इन दोनों के बीच समानता पर जोर देना चाहिए। मौलाना आज़ाद का मानना था कि जिन्ना जब से कांग्रेस से अलग हुए थे तब से वो अलग थलग पड़ते जा रहे थे, मगर गांधी जी का उनके पीछे बेवजह दौड़ना उन्हें राष्ट्रीय फलक पर ले आया। मौलाना आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं, जब जिन्ना ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था तो वो अपनी राजनीतिक महत्ता को खो चुके थे, लेकिन गांधी जी की बदौलत उन्हें फिर से भारतीय राजनीति में एंट्री का मौका मिल गया। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जिन्ना को शक की निगाह से देखता था, लेकिन जब गांधी जी उनके पीछे दौड़ रहे थे तो वो उस वर्ग के मन में जिन्ना के लिए सम्मान पनपने लगा। गांधी जी ने ही सबसे पहले अपने खत में जिन्ना के लिए कायदे आज़म लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, और जब यह खत जिन्ना को मिला तो फौरन ही वो अखबारों में छपवा दिया गया। मुसलमानों को लगा कि जब गांधी जी ही जिन्ना को कायदे आज़म पुकार रहे हैं तो ज़रूर उनमें कोई ख़ास बात है। जब 1944 में गांधी जी जिन्ना से मिलने जा रहे थे, उस वक्त भी मौलाना आज़ाद ने चेताया था कि वो बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका जिन्ना फ़ायदा उठा सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। सिर्फ गांधी ने ही नहीं, बल्कि एक तरह से नेहरू ने भी जिन्ना को अपने मंसूबे पूरे करने में मदद की थी। 1937 के चुनाव में आज़ाद को जिम्मेदारी दी गई कि वो राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनवाएं। आज़ाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुस्लिम लीग के 2 सदस्यों खलीकुज़्ज़मा और नवाब इस्माइल खां को कांग्रेस के कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कबूल कर लिया, मगर इधर नेहरू बिदक गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही सदस्य को कैबिनेट में जगह दे सकते हैं, लेकिन एक सदस्य के लिए मुस्लिम लीग राजी नहीं हुई और ये गठबंधन होते होते रह गया। यहाँ जिन्ना को मौका मिल गया जब कांग्रेस को मुस्लिमों के खिलाफ दिखाया जा सके। आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में इस बारे में लिखा,
नेहरू की वजह से जिन्ना लीग के उत्तर प्रदेश घटक का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उस वक्त जिन्ना का साथ छोड़ने के लिए तैयार था, और इस तरह जिन्ना को उत्तर प्रदेश में अपने पांव जमाने के लिए जमीन मिल गई। यही वजह थी कि 1946 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव के चुनाव में लीग को मुस्लिम सीटों पर 90% वोट के साथ जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को जनरल सीटों पर जीत मिली थी, मगर जिन्ना की यह जीत महज जीत नहीं थी, बल्कि मुसलमानों को एक करने की जंग थी, जिसमें जिन्ना ने फतह पा ली थी और कांग्रेस मात खा गई थी, जिसका नतीजा पाकिस्तान बनकर सामने आया। अगर नेहरू और गांधी ने मौलाना आज़ाद को तरजीह दी होती, उनकी चेतावनी को सीरियसली लिया होता, तो देश टूटने से बच जाता और मौलाना आज़ाद का ख्वाब मुकम्मल हो जाता। आज़ाद के मन में देश को एक बनाए रखने की टीस हमेशा के लिए रह गई। 1947 के उस पस मंज़र को लेकर आज़ाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मुझे बहुत सदमा लगा और हैरानी भी हुई जब सरदार पटेल ने अंतरिम सरकार में ध्रुवीकरण से तंग आकर मुझसे स्वीकार किया, हम इसे पसंद करें या ना करें, भारत में 2 राष्ट्र हैं। पंडित नेहरू ने भी मुझसे दुख भरे लहजे में कहा कि मैं विभाजन का विरोध करना बंद कर दूं। इसके बाद 31 मार्च 1947 को गांधी की मुलाकात मौलाना आज़ाद से हुई। इस मुलाकात के बारे में आज़ाद ने लिखा, गांधी जी ने विभाजन के बारे में मुझसे कहा कि सरदार पटेल ही नहीं, नेहरू भी अब हथियार डाल चुके हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगे या तुमने भी अपना इरादा बदल लिया है? मैंने जवाब दिया कि विभाजन के खिलाफ इतना मजबूत विरोध मेरा कभी नहीं रहा जितना आज है। आप ही अब मेरी इकलौती उम्मीद हो। अगर आप भी इस विभाजन को मान लेते हो तो ये देश की हार होगी। इस पर गांधी जी ने कहा, मेरे लाश से ही कांग्रेस विभाजन स्वीकार करेगी। लेकिन अफसोस 2 महीने बाद गांधी जी ने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका मुझे दिया और कहा, अब विभाजन को नहीं रोका जा सकता। सबसे हारने के बाद स्वतंत्रता का ये सेनानी एक देश का टूटा हुआ ख्वाब दिल में समेटे हुए 23 अक्टूबर 1947 को जामा मस्जिद की तरफ चला। वहाँ देश का मुसलमान उनका बेसब्री और बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। मौलाना आज़ाद ने अपना भाषण शुरू किया, मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं कि वो कौन सी जंजीर है जो मुझे यहाँ ले आई है। मेरे लिए शाहजहाँ की इस यादगार मस्जिद में ये इज्तिमा नया नहीं, मैंने उस ज़माने में भी किया। अब बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी हैं। मैंने जब तुम्हें खिताब किया था उस वक्त तुम्हारे चेहरों पर बेचैनी नहीं, इत्मीनान था, तुम्हारे दिलों में शक के बजाय भरोसा था। आज जब तुम्हारे चेहरों पर परेशानियां और दिलों की वीरानी देखता हूँ तो भूली बिसरी कहानियाँ याद आ जाती हैं। मेरे भाई, मैंने हमेशा खुद को सियासत की ज़्यादतियों से अलग रखने की कोशिश की है, कभी इस तरफ कदम भी नहीं उठाया क्योंकि मेरी बातें पसंद नहीं आती। लेकिन आज मुझे जो कहना है वो बेरोक होकर कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का बंटवारा बुनियादी तौर पर गलत था। मजहबी इख्तिलाफ को जिस तरह से हवा दी गई उसका नतीजा और आसार यही थे जो हमने अपनी आँखों से देखे और बदकिस्मती से कई जगह पर आज भी देख रहे हैं। पिछले 7 बरस के हालात दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं और न उससे कोई अच्छा नतीजा निकलने वाला है। अजीज़ों, तब्दीलियों के साथ चलो, ये ना कहो कि इसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए हैं लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे किरण मांग लो और उस अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजालों की सख्त ज़रूरत है। ये उनके भाषण के कुछ अंश हैं। रिसर्च करिए और मौलाना आज़ाद को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि कितनी रोशन ख्याल थी ये शख्सियत। उनके ख्यालों को क्यों नहीं लोगों तक पहुंचाना चाहिए। साल 1952 में हुए संसदीय चुनाव में मौलाना आज़ाद उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से चुनाव जीते। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्हें ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने का श्रेय जाता है। 1953 में संगीत नाटक अकादमी, 1954 में साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की। 19 फरवरी 1958 की वो मनहूस घड़ी जब मौलाना आज़ाद बाथरूम में गिर पड़े। टांगों में आई जकड़न की वजह से इससे पहले भी वो 2 बार बाथरूम में गिर चुके थे, लेकिन इस बार कमर की हड्डी टूट गई। इस चोट से वो उबर नहीं पाए और फिर 3 दिन बाद ही 22 फरवरी 1958 को मौलाना आज़ाद ने इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत ले ली।